सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले दर्शकों, आप लोगों को हम धन्यवाद कहेंगे कि आप इस प्रोग्राम में रुचि दिखा रहे हैं और पिछले प्रोग्राम देखने के बाद बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, तो बहुत धन्यवाद है। प्रश्नों का हम अगले प्रोग्राम में कुछ इस पर बात करेंगे, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम आहार पर ही बात करेंगे, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में आहार हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और आहार के बारे में आयुर्वेद ने क्या बताया है, इस पर काफ़ी जानकारी आपको मिली। आज हम बात करेंगे आहार ही पर, क्योंकि आहार जब हम लेते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है या बिगड़ भी सकता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे और विशेषकर हम बात करेंगे हम जो मसाले हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं उससे हमारा स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी बात करेंगे। और आज भी हम डॉक्टर ईश शर्मा जी के साथ हैं, तो उनसे हम मिलेंगे। डॉक्टर ईश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज आहार संबंधी बहुत सारे प्रश्न भी पूछेंगे और ज़रूर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आहार कैसे कैसे हमारा जो शरीर है इससे प्रभावित होता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न होगा डॉक्टर जी, इस पर आप थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, आहार मात्र पेट भरने के लिए नहीं है, मात्र टेस्ट के लिए, जिह्वा लोलुप के लिए नहीं खाया जाता कि मुझे वो चीज़ टेस्टी लगती है तो मैं खा लूँ, वो कम टेस्टी लगती है तो मैं कम खाऊं। आयुर्वेद ये मानता है कि हमारे शरीर में अग्नि देवता का वास है। अग्नि को हर संस्कृति में देवता माना गया, भगवान माना गया, और देवता को, भगवान को जब आप कुछ अर्पण करते हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। तो आहार को आप ये मानकर ग्रहण कीजिए कि मुझे मात्र जीने के लिए खाना है, मुझे अति साहित्य, अति भोजन नहीं करना, और कुछ भी जो तामसिक नशीला पदार्थ या जो गलत पदार्थ है, क्योंकि आप एक देवता को एक अर्पण कर रहे हैं, ये सोचकर खाएंगे तो आप अच्छा आहार, सात्विक आहार खाएंगे। मात्र पेट भरने तक सीमित ना रहकर आहार हमारे प्रत्येक धातु का, टिश्यू का निर्माण आहार करता है। हमको एनर्जी देने के लिए आहार का रोल रहता है। उससे भी आगे हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारे जो जीन्स हैं, उनको भी आहार प्रभावित करता है। आपके आहार के अनुसार ही आपके कौन से जीन्स काम करेंगे, कौन से जीन्स दब जाएंगे, जीन एक्सप्रेशन, जीन सप्रेशन, वो भी आहार पर डिपेंड करता है। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में कहा गया, यू बिकम व्हाट यू ईट, या जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो बिल्कुल खाने को हर संस्कृति ने बहुत महत्व दिया है। और लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद में तो इसको महाभेषज कहा गया है। ये सबसे बड़ी दवाई है। आहार इज द बिगेस्ट मेडिसिन। तो बहुत सारे मेडिकल रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो कुछ भी आप खाते हैं वो कंपोज होकर, डिकम्पोज होकर, प्रोसेस होकर वो आपके जेनेटिक मेकअप में कंट्रीब्यूट करता है। और जेनेटिक मेकअप हमारा बहुत मैचिंग है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो बनाना के, केले के जेनेटिक मेकअप से 60% मैच करता है। हमारे जीन्स और केले के जीन्स में 60% सिमिलैरिटी है। एक चूहे के जीन्स में 85% सिमिलैरिटी है। गाय के साथ में हमारे जीन्स 80% मैच करते हैं और चिंपैंजी के साथ में 99% से ज़्यादा मैच करते हैं। अगर हमारे में और चिंपैंजी में जीन्स में 1% से भी कम फर्क है। तो इसलिए जो कुछ भी भोजन हम लेंगे, तो केला जैसे आप लेते हैं तो केले के जो 60% मैचिंग जीन्स हैं वो हमारे जीन्स को जाके रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको बहुत ही युक्तिपूर्वक खाना चाहिए, क्योंकि आपके जीन्स जो है वो बदलते रहते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर किताब हुई है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस लिप्टन। तो ब्रूस लिप्टन ने ये बताया कि आपके सोच के अनुसार आपके जीन्स बदलते हैं, आपके भोजन के साथ आपके जीन्स बदलते हैं। इसको ध्यान में रख के ही आहार का इतना गहरा प्रभाव देखते हुए बहुत ही चिंतन पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक आहार का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर जी, बहुत से लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उसका जो विरोधी आहार हो जाता है। तो यहाँ पर आप बताएं कि क्या खाना चाहिए और क्या साथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये आयुर्वेद में बहुत ही एडवांस्ड टाइप की डाइटेटिक प्रिंसिपल है। इसे बोलते हैं विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार का मतलब है जो आहार आपस में विरुद्ध हैं, नॉन कंपैटिबल, इनकॉम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। तो इसकी तरफ आजकल कोई ध्यान नहीं देता। आयुर्वेद ने
जो 8 प्रकार के डाइटेटिक प्रिंसिपल बताए, उनमें समयोग आपको किस किस फूड को मिलाना है, उसमें 18 प्रकार का बताया कि आपको इन 18 प्रकार से आपका आहार विविध आहार हो सकता है। आपकी रुचि के हिसाब से, आपकी अग्नि, आपकी बीमारियां, आपकी पसंद, आपको क्या सूटेबल है, आप किस देश में रहते हैं, आपकी आयु कितनी है, आपका खाना बनाने का तरीका क्या है, आप खाने में क्या क्या मिक्स करते हैं, कितनी मात्रा खाते हैं भोजन की। इस प्रकार से 18 प्रकार से हम लोग खाने में गलतियां कर सकते हैं। जो कॉमनेस्ट हैं, जो आज के युग में जो बहुत कॉमन है, मैं उन कुछ को बताना चाहूँगा जो कि सभी लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आपको बैड फूड कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले आता है दूध। दूध को आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ में मिला के नहीं लेना। दूध को अंडे के साथ में नहीं लेना, मीट के साथ नहीं लेना, फिश के साथ नहीं लेना, तो पूरी दुनिया जानती है, लोग इतना ही जानते हैं बस कि दूध को फिश के साथ नहीं लेना। लेकिन दूध को अंडा, मीट, फिश, दूध को मसालों के साथ में नहीं लेना और दूध को फलों के साथ में नहीं लेना। फलों के साथ में दूध बहुत कॉमनली लिया जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि केला लिया, उसमें दूध डाला, थोड़ा चीनी डाला और बीट कर दिया तो बनाना शेक हो गया। मैंगो लिया या अनानास लिया, कोई भी फ्रूट लिया, उसमें दूध डाला, चीनी डाला, बीट कर दिया, तो दूध भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, चीनी भी अच्छी है, तीनों चीज़ एनर्जी देंगी, तीनों को मिला के पी लो, कितना बढ़िया मील है। ये जहर है। आयुर्वेद बोलता है हर फल, कोई भी फल चाहे कितना मीठा हो, चाहे वो आम हो, अनानास हो, एप्पल हो, अंगूर हो, कोई भी फ्रूट आप जानते हो चाहे ना जानते हो, हर फ्रूट पहले खट्टा होता है और बाद में वो मीठा हो जाता है। मीठा होने के बाद में हम उसको खा लेते हैं। उसका जो खट्टापन है वो भी गया नहीं होता, वो हमारी जीभ को, हमारी टंग को महसूस नहीं होता। खट्टापन दूध का दुश्मन है, खट्टापन मिलते ही दूध फट जाता है। तो दूध और खट्टा दुश्मन है, इसलिए कभी भी फ्रूट को दूध में मिला के नहीं लेना। और मैं तो एक कदम और आगे जाके आपको बोलूँगा कि दूध पीना कम कर दीजिए, लगभग बंद कर दीजिए। आपको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध के जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। कभी कभी तो दूध इतना रिएक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, मिल्क इंटॉलरेंस, वो एलर्जी रिएक्शन इतना बड़ा होगा कि आपको पता चल जाएगा, आपके बच्चे को पता चल जाएगा दूध पीते ही। वो तो चलिए डॉक्टर बोलेगा आपको दूध टॉलरेट नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों का क्या, हम जैसे लोगों को उतनी एलर्जी भी नहीं है, लेकिन अंडर करंट एक अंडर रेटेड एलर्जी चल रही है और अंदर बिल्टअप हो रही है, बनती जा रही है। देखिए, जानवर की जो है फिजियोलॉजी अलग है। जानवर का दूध जानवर के लिए है। हमने जानवर से छीन लिया, छीनने के बाद में वो हमने ज़बरदस्ती पिया, वो हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता। और दूध के जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो दूध के प्रोटीन्स जब इन भोजनों के साथ मिलते हैं, मीट, अंडा, फल, नमक के साथ दूध बिल्कुल जहर है, मसालों के साथ में, फिश के साथ में, तो वो प्रोटीन और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियाँ कई वर्षों के बाद जाके पैदा करते हैं। हम कभी कभी शॉर्ट साइटेड होते हैं, बोलते हैं अरे दूध और अंडा या दूध और मीट या दूध और फल हम तो 20 साल से खा रहे हैं, हम तो 50 वर्षों से खा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर से आपको डैमेज कर रहा है। तो जब जागे तभी सवेरा, जब पता चल जाए उसके बाद में तो गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दूध को जो है आप जितना कम करेंगे उतना आप बैड फूड कॉम्बिनेशन से बच सकते हैं। डॉक्टर जी, अभी आप बोल रहे हैं कि दूध कम ही लेना चाहिए, तो बच्चों को इसके बारे में क्या बताएंगे कि बच्चों को कितना दूध लेना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सुश्रुत हमारे एक सबसे बड़े एक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जो आयुर्वेद के सबसे पुरातन ग्रंथों में उसका शुमार होता है। सुश्रुत संहिता, बहुत बड़े सर्जन थे अपने समय में, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और हेड ट्रांसप्लांट और क्या क्या बताया। वो बोलते हैं कि हमें जब व्यक्ति की एज का क्लासिफिकेशन करना है, जैसे हम किसी की एज का क्लासिफिकेशन करते हैं कि आप बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, ये एज का क्लासिफिकेशन है। सुश्रुत ने भी एक क्लासिफिकेशन किया आपके भोजन के हिसाब से, आपकी आयु का विभाजन भोजन के हिसाब से। उन्होंने क्या बोला, पैदा होने के बाद में 6 महीने तक आप केवल दूध पर जिंदा रहते हैं, तो पहले 6 महीने में आपकी डेफिनेशन होती है, आपकी एज की डेफिनेशन होती है कि आप शीराद हैं, शीर आद, दूध पर जीने वाले। जब आप 6 महीने के हो जाते हैं, उससे लेकर अगले 1.5 वर्ष तक, यानी कि 2 वर्ष की आयु तक, आपको बोला है शीर अन्नाद। शीर मतलब दूध और अन्न, शीर और अन्न पे जीने वाला। तो
तो जो बच्चा 1.5 साल तक जीता है भोजन पर और दूध पर, उसे बोला शीरनाद। वो उम्र होती है 6 महीने से 2 साल तक की। 2 साल के बाद में सुश्रुत ने डेफिनेशन दी है अन्नाद, यानी कि केवल अन्न पर जीने वाला। और क्योंकि हम सब 2 साल से बड़ी उम्र के हैं, तो हमें अन्न पर जीना चाहिए और दूध को हमें कम से कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। हालांकि दूध का भी बहुत सारा अच्छा फायदा भी गिना गया है। दूध को हल्दी में मिलाकर कोरोना में भी जो है रेकमेंड किया गया रात को सोते वक्त, तो जिसे गोल्डन मिल्क बोलते हैं, भारत सरकार भी उसे रेकमेंड करती है। तो उस प्रकार से औषध के रूप में कुछ दूध को हल्दी के साथ मिला के कभी कभी लेना भोजन के 3-4 घंटे बाद में, तो रिएक्शन का चांस नहीं रहेगा, वो सेफ है। पर बहुत सारा दूध पीना, आदतन हैबिचुअल डेली दूध के गिलास भर भर के पीना, वो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जी, अब हम किचन स्पाइसेस पर आते हैं। हमारे रसोई घर में बहुत सारे जो मसाले हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं भोजन में, जैसे जीरा है, धनी पत्ता है, ऐसे बहुत से जो अरोमेटिक प्लांट्स भी है, तो इनको लेने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जी देखिए, हमारी किचन जो है वो हमारी फर्स्ट फार्मेसी है। हमारा सबसे पहला दवाखाना हमारा किचन है। 10,000 वर्षों से जो हमारा किचन इवॉल्व हुआ है, जो इंडियन किचन है, ये मसाले वैसे ही वहाँ नहीं पहुँच गए कि कोई भी चीज़ जो है कड़वी है, मीठी है, नमकीन है, ऐसी है वैसी है, तो उसे खाना शुरू कर दिया। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही रिसर्च, बहुत ही ध्यान के साथ में साधना करके वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आपके किचन में ये 10-15 वस्तुएं आपके किचन में होनी चाहिए। बिकॉज ना कि केवल इनका स्वाद बहुत अच्छा है, ये भोजन के स्वाद को बढ़ाती हैं, बल्कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए जो है वर्षों से हम दादी नानी के नुस्खों में इन्हीं किचन के हर्ब्स को यूज़ करते आ रहे हैं। किचन स्पाइसेस आर योर फर्स्ट मेडिसिन। तो एक एक करके इसके बारे में मैं आपको इनके बारे में बात करना चाहूँगा। इनमें सबसे जो कॉमन है वो है नमक। तो सॉल्ट को आप सब जानते हैं, अनेक प्रकार का सॉल्ट आता है। ये क्लियर सॉल्ट है डेमोस्ट्रेशन के लिए, अदरवाइज हिमालयन सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट और कई प्रकार के सॉल्ट आते हैं। फ़र्क इतना है कि जो आपका नॉर्मल सॉल्ट है, नॉर्मल सलाइन है, जो आपका वाइट सॉल्ट है, उसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, उसमें केवल सोडियम एंड क्लोराइड रहता है। लेकिन जो हिमालयन सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, उनमें थोड़े से ट्रेस में 2 से 2.5% मिनरल्स रहते हैं। उन मिनरल्स की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। सॉल्ट के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना है। सॉल्ट, इसकी तासीर गर्म होती है, ये हीटिंग पोटेंसी है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के टेस्ट बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जो लवण रस है, लवण मतलब नमक, सॉल्ट, ये सबसे गर्म है। ये कटु से भी ज़्यादा गर्म है, पंजेंट से भी ज़्यादा हीटिंग पोटेंसी होती है, और ये बहुत स्ट्रांगली वाटर रिटेंशन करता है। तो ये शरीर में बहुत ही केयरफुल लेना चाहिए। आयुर्वेद ने बोला कि क्षार, लवण, पिपली, इनको अधिक मात्रा में कभी ना लें। लवण को अधिक मात्रा में लेने से ये आपको अनेक प्रकार के रोग करेगा, चर्म रोग करेगा, चमड़ी के रोग करेगा, ब्लड प्रेशर करेगा, मोटापा बढ़ाएगा। तो नमक जो है वो बहुत ही कम मात्रा में आपको लेना है। और आजकल तो इतना अधिक मात्रा में नमक प्रयोग हो रहा है, तो आप ट्राई करें कि नमक को जितना कम कर सकें उतना फ़ायदा रहेगा। नमक के बाद बहुत ही कॉमनली हम लोग लाल मिर्च का प्रयोग करते हैं। लाल मिर्च जो है ये स्वाद को बढ़ाने में, स्वाद को रंग देने में, क्योंकि भोजन का जो रंग है वो भी आपकी भूख को, क्षुधा को जागृत करने में एक एपेटाइज़र का काम करता है। तो लाल मिर्च में आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे एंटी कैंसर तत्व होते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिक मात्रा में कुछ भी लेंगे तो जहर है, अधिक मात्रा में तो आप अमृत पिएंगे तो वो भी जहर है। तो लाल मिर्च में एंटी कैंसर एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाल मिर्च बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको एसिडिटी करेगी। लेकिन कभी कभी कुछ रहते हैं कि कुछ बच्चे, कुछ घर में लोग इसको कभी भी नहीं लेते। वैसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए। वेट कंट्रोल करती है, डायबिटीज़ कंट्रोल करती है और एंटी कैंसर है। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं हल्दी। हल्दी तो एक मैजिकल हर्ब है। इसमें क्या नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है। दादी नानी बोलती थी कभी किसको पैर में मोच आ जाए तो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। दर्द को कम करती है, एंटी कैंसर है, बेस्ट एंटी डायबिटीज़ है। आयुर्वेद ने बताया कि 2 हर्ब्स जो डायबिटीज़ के लिए बेस्ट हैं वो है आंवला और हल्दी। तो हल्दी बेस्ट एंटी कैंसर है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कोरोना है। कोरोना में अभी जो है बहुत सारा गोल्डन मिल्क
गोल्डन लाटे करके दिया गया। तो हल्दी में तो इतने गुण हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। आपको सुबह उठते ही भूखे पेट वार्म वाटर में आधा चम्मच हल्दी घोल के भूखे पेट पीना चाहिए। यह आपको मल्टीपल फायदा करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखेगी। चमड़ी को तो आपको जानते हैं, इसको रजनी प्रिया, ये तो लड़कियों की दवाई बोली गई है, क्योंकि ये चमड़ी को तो चमका देती है। नॉट ओनली लगाने पर, पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा, नॉट ओनली फेस मास्क लगाने पर, खाने पर भी। अच्छा, यानी दोनों अंदर से भी अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, आपके रक्त को शुद्ध करती है। अगर आपका ब्लड शुद्ध है तो ये आपकी चमड़ी में दिखेगा, आपकी स्किन ज़्यादा हेल्दी होगी, ज़्यादा रेडियंट होगी, ज़्यादा ग्लोइंग होगी, ज़्यादा सुंदर होगी, उसमें चमड़ी के रोग कम होंगे। चमड़ी के रोगों में हल्दी नंबर 1 है, डायबिटीज़ में नंबर 1 है, इन्फेक्शंस में, सांस के रोगों में नंबर 1 है, और एंटी कैंसर नंबर 1। तो हल्दी तो हर जगह नंबर 1 है, थोड़ी मात्रा में बढ़ाना चाहिए इसे। अच्छा डॉक्टर जी, अभी आपने कहा हल्दी को पानी में घोल कर पीना चाहिए, ये सुबह खाली पेट, सुबह सुबह खाली। कभी रात्रि में भी इसको दूध में डालकर कभी ये ले सकते हैं या ठीक नहीं ले है सकते स्वास्थ्य हैं, के भोजन करने के 3 घंटे के बाद में दूध के 1 कप में हल्दी को डाल के ले सकते हैं, जिसे आप गोल्डन मिल्क बोलते हैं। हाँ। और बाकी आप दिन भर में जो भोजन पकाते हैं, उनमें जो आप करी वगैरह जो बना रहे हैं, दाल सब्जियां, उनमें भी हल्दी की मात्रा थोड़ी ज्यादा डालें। उसके बाद एक अगेन बहुत ही वंडर हर्ब है हमारे पास में, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो आयुर्वेद में त्रिकटु करके बोला गया। त्रिकटु में ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और ड्राई जिंजर, तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिकटु। तो त्रिकटु जो है हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल मिर्च कहते हैं यहाँ पर, गोल मिर्च बोलते हैं, बिल्कुल ब्लैक पेपर बोलते हैं। तो वो सांस के रोगों में, पेट के रोगों में, ये दोनों जगह पर ये ब्लैक पेपर नंबर 1 मेडिसिन है। पेट के किसी रोगी में हम ब्लैक पेपर के बिना कोई औषधि की कल्पना नहीं कर सकते। वेट कम करने में, डायबिटीज कंट्रोल करने में, IBS आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन सिंड्रोम और सभी प्रकार के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के रोग, सभी प्रकार का अजीर्ण, उन सभी में ब्लैक पेपर एक जादुई रामबाण की तरह काम करती है। जीरा पर आते हैं। जीरा बहुत अच्छा एरोमेटिक है, भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। छौंक में सबसे पहले डाला जाता है। सभी प्रकार की बदहजमी को, इनडाइजेशन को, ओबेसिटी को, डायबिटीज को ये कंट्रोल करता है। एक बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ हम बता सकते हैं। अगर आप जीरा पानी उबाल के रख लें, दिन भर में आप 1 लीटर आप पानी ले लीजिए, उसे अच्छे से उबाल लें जीरे के साथ में, उसमें आप 2 बड़े चम्मच जीरा डाल दीजिए और 1 लीटर पानी को छान के रख लें। दिन भर वो पानी बार बार पीजिए। आपको पुराने से पुराना अजीर्ण, पुराने से पुराना इनडाइजेशन आपका ठीक होगा। ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम, मूत्र वह संस्थान के रोग जो हैं किडनी के, उनमें भी लाभ करता है। अदरक को आप सब जानते हैं, जिंजर, ये जो फ्रेश जिंजर है ये भोजन है। अगर आप इसको सुखा लेंगे तो सौंठ बन जाएगा। ड्राई जिंजर वो मेडिसिन है। ड्राई जिंजर इसके मुकाबले 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको जब भी औषधि के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग करना है तो आपको ड्राई जिंजर लेना है और भोजन में आपको जिंजर की मात्रा ज़्यादा लेनी है। ये बहुत ही कमाल की दवाई है, इसको भोजन नहीं बोलेंगे, कमाल की दवाई है। डाइजेशन की हर प्रॉब्लम में और रेस्पिरेशन की हर प्रॉब्लम में, सांस की हर प्रॉब्लम में, कोरोना जैसी प्रॉब्लम में ये नंबर 1 मेडिसिन है। आपको दिन भर में बार बार जिंजर, फ्रेश जिंजर का पानी उबाल के पीना चाहिए। आपको भोजन में ज़्यादा जिंजर को डालना चाहिए। आपको जिंजर के स्लाइसेस मुंह में काट के रखने चाहिए, चूसते रहना चाहिए। और आपको सूखे हुए जिंजर को औषधि दवाई के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो जिंजर की तो गाथा जो है वो अनंत है, बहुत लाभप्रद है। दालचीनी पर आते हैं। ये बहुत अच्छा अरोमेटिक है। जितने अरोमेटिक होते हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है और एनीस है, स्टार एनीस है, हम अरोमेटिक प्लांट की बात साथ में कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छा अरोमेटिक है। अरोमा हमारे सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है और अरोमा से हमारी भूख ज़्यादा जागृत होती है। जैसे होता ना कि किसी के भोजन की सुगंध से ही मुंह में पानी आ गया, तो भोजन को देखा नहीं, उसकी सुगंध मुंह में आई। वो सुगंध आती है इन अरोमेटिक प्लांट की वजह से। जो अरोमेटिक प्लांट हैं वो हमारे जो एपेटाइट सेंटर्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और भोजन में रुचि बढ़ाते हैं। अगर हमें हमारा स्टिमुलेशन रहेगा एपेटाइट का तो डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा बनेंगे। हमारा जैसे मुंह में पानी आ गया मतलब बहुत सारा लार बन गया। ऐसे हमारा एसिड है, हमारा पेनक्रेटिक जूसेस हैं, लिवर के जूसेस हैं, सक्कस एंटेरिकस है, इंटेस्टाइन के जूसेस हैं।
अरोमा की वजह से, स्मेल लेने की वजह से ब्रेन उन जूसेस को ज़्यादा मात्रा में बनाएगा। ज़्यादा जूसेस बनेंगे तो हाजमा अच्छा रहेगा। तो ये दालचीनी जो है इसको दवाई के रूप में भी प्रयोग बिल्कुल, कर सकते दवाई के रूप में ये हार्ट के लिए सबसे बढ़िया है, आपके ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के लिए और दिल के रोगों के लिए दालचीनी जो है, इसे अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। ये ब्लड डायबिटीज प्रेशर के लिए में, भी है डॉक्टर? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ में बहुत अच्छी है। डायबिटीज़ में और दिल के रोगों में दालचीनी का विशेष महत्व है। तो आपको दालचीनी की सिनेमॉन टी आपको अधिक मात्रा में पीनी चाहिए। केवल प्लेन पानी लीजिए, पानी उबालिए, उसमें सिनेमॉन पाउडर डालिए और वो जो है सिनेमॉन टी दिन में 2-3 बार पीजिए। आपको डायबिटीज़ और दिल के रोगों से मुक्त रखेगी। कोई भी, जब हम लोग डायबिटीज़ या दिल के रोग की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, हम कभी भी जो वेस्टर्न मेडिसिन है उसके सिद्धांतों को बाईपास करने का सुझाव कभी नहीं देंगे। आप अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि डायबिटीज़ के लिए तो ये मिल गया, अब मैं दवाई क्यों खाऊं, ऐसा, ये सोच गलत है। ऐसा कभी नहीं सोचना। ये साथ में सहायता करेंगे आपको, लेकिन आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर और आपके जो रेगुलर डॉक्टर को मिलकर और उनसे निर्देश लेकर ही आपको इन दवाइयों का, औषधियों का सेवन करना है। मेथी पर आते हैं। मेथी तो आजकल वेट लॉस के लिए, डाइजेशन के लिए और डायबिटीज़ के लिए आजकल ये नंबर 1 बन गई है। जो फेनुग्रीक है, डायबिटीज़ के लिए इसकी जो है वो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने साबित किया कि डायबिटीज़ टाइप 2 में ये बहुत इफेक्टिवली ब्लड शुगर को कम करता है। वेट लॉस करने में बहुत क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं। मेथी वेट कम करता है, डाइजेशन को तो अच्छा करता ही करता है। किचन में पाए जाने वाले 100% हर्ब्स एंड मेडिसिन, स्पाइसेस, सभी डाइजेशन को अच्छा ही करते हैं। केवल मात्रा पूर्वक लेना चाहिए, ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। अजवाइन पर आते हैं। अजवाइन अगेन बहुत अच्छी एपेटाइज़र है। सभी एपेटाइज़र हैं, सभी डाइजेशन को ठीक करते हैं, वो कहने की आवश्यकता नहीं है। अजवाइन में एक बहुत स्पेशल गुण है, इसको बोलते हैं, हम थाइम बोलते हैं, थाइम। तो थाइम में से एक तेल निकलता है, थाइमॉल। थाइमॉल एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी पेन है, एंटी कॉलिक है, एनाल्जेसिक है। आपको रात को 2 बजे पेट में दर्द हुआ तो रात को 2 बजे तुरंत उठ के डॉक्टर के पास नहीं भागना। 1 चम्मच अजवाइन का गर्म पानी के साथ ले लीजिए। आधे घंटे 1 घंटे में आपके पेट का दर्द, काफ़ी उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे में भी पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ, वो बढ़ रहा है, अजवाइन ले ली फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब किसी और कारण से हो सकता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अजवाइन में पाए जाने वाला थाइमॉल पेट के दर्द को कम करने में, पीरियड्स के दर्द को कम करने में, बॉडी में किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में थाइम, अजवाइन बहुत इफेक्टिव है। हींग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा किसी का नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा है और डाइजेशन के लिए इतनी अच्छी है कि बहुत ही कण मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, इन सब में से हींग जो है वो सबसे कम मात्रा में डलेगी। आप जो भी कितने मात्रा में जो आप स्पाइसेस डाल रहे हैं, इनका 20वां हिस्सा मात्र ही हींग का छोटा सा दाना डालना है आपको, और वो आपके डाइजेशन को, पेट के दर्दों को, गैस को, हर तरह की आपके जो पेट में अफारा और फ्लैचुलेंस रहती है उसे कम करने में हींग से इफेक्टिव कुछ और नहीं है। दिस इज द बेस्ट एरोमेटिक स्पाइस वी हैव गॉट। आयुर्वेद में 4 प्रकार का स्नेह बोला है और तेल और घी उनमें नंबर 1 है, नंबर 2 है। क्या आपको गाय का घी आपको सेवन करना है, और तेलों में जो है तिल तेल पाक के लिए श्रेष्ठ बोला गया है। तिल तेल हो गया, सरसों का तेल है और मूंगफली का तेल है, इन तेलों में भोजन बना सकते हैं। सरसों का तेल कड़वा होता है, तीखा होता है, तो अगर आपको डायबिटीज़ और ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो सरसों के तेल में, क्योंकि मॉरिशस में भोजन सरसों के तेल में नहीं बनता, लेकिन सरसों के तेल में बनाया हुआ भोजन आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ओबेसिटी में और दिल के रोगों में फ़ायदा करेगा। और जो घी है वो आयुर्वेद में बोला कि परम योग वही है, वो सभी प्रकार के स्पाइसेस के भोजन की खूबियों को पिक कर लेता है और आपके शरीर को डिलीवर करता है। घी का स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और जितने भी सिंगल प्लांट ऑयल हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया या मूंगफली का तेल है या तिल का तेल है, इनका भी स्मोक पॉइंट हाई रहता है। मतलब ये डीप फ्राइंग के लिए, ज़्यादा तेज़ आग पे भोजन पकाने के लिए, इंडियन टाइप तड़का छौंक लगाने के लिए तेल और घी उत्तम रहते हैं। इसके कंपैरिजन में ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट कम रहता है, तो ऑलिव ऑयल वगैरह जो तेल रहते हैं वो ज़्यादा तेज़, जो भोजन तेज़ आग पे बनते हैं उनमें ऑलिव ऑयल वगैरह को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनमें ये हाई स्मोक पॉइंट वाले जो
तेल और घी हैं, इनको प्रयोग करना चाहिए। आपको अपने घर में, आपके किचन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो नमक और तेल घी का ऑडिट करना पड़ेगा। आपको दीवार पे लिख के लगाना पड़ेगा कि हमारे 5 मेंबर हैं घर में या 2 मेंबर हैं, कितना किलो घी, कितना किलो तेल, कितना किलो नमक और कितना किलो चीनी आपके घर में प्रयोग हुआ। आपको उसको कम 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 करके लाना है। ये आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग इतने टेस्ट बाउंड हो गए, हम लोग स्वाद के इतने गुलाम हो गए कि इन दोनों वाइट पॉइजन्स को, नमक और चीनी, इनको इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनका लाभ केवल टेस्ट देने के लिए है। अपनी जीभ को ट्यून कीजिए कि कम से कम चीनी और कम से कम नमक पर खुश रहे। ये फ्रेश हर्ब्स जो हैं, स्पेशली धनिया, पुदीना एंड करी पत्ता, ये बहुत वंडरफुल एरोमेटिक हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। सभी के सभी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं, गैसियस प्रॉब्लम को, जो हमारा फ्लैचुलेंस रहता है, पेट में गैस बनता है, समय पर भूख नहीं लगती, उसके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। और पुदीना के तो और बहुत सारे जो हैं लाभ पाए गए हैं। पुदीना हर प्रकार के सिर के दर्द में अच्छा है। मिंट ऑयल से जो है वो साइनोसाइटिस और माइग्रेन का इलाज किया जाता है। तो इनको बस ये है कि भोजन के अंत में डाला जाता है ताकि इनका अरोमा प्रिजर्व रहे। अगर आप इनको हार्ड बॉईल कर देंगे, हार्ड कुक कर देंगे, डीप फ्राई कर देंगे तो इनका अरोमा खत्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद, प्रोग्राम में आपने काफ़ी जानकारियाँ दी। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में रुचि दिखाते हैं। अगर पत्र लिखना चाहते हो, पत्र भेजना चाहते हो तो आप पता नोट कीजिए, आयुष प्रोग्राम MBC मोका। तो यहाँ पर हम समाप्त करें आयुष प्रोग्राम, फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम लेकर। हमारी ओर से नमस्ते।